आप सभी इस सभागार में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों को, फैकल्टी मेंबर्स को, इस संस्थान की निदेशिका सोनिया नित्यानंद जी को, श्री भटनागर जी, श्री एपी जैन साहब हमारे साथ आए और अभी जिनका उद्बोधन आप सुनेंगे और मैं तो भूमिका ही रखूंगा, विस्तार से पूरे विषय को श्री पवन पुत्र बादल जी रखेंगे। आप सबको इस संविधान दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये संविधान दिवस वर्ष 2015 के बाद से हमने सार्वजनिक तौर पर इसको मनाना प्रारंभ किया। वर्ष 2015 से पहले औपचारिक कार्यक्रम इसके होते थे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसके कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म शताब्दी अवसर पर भारत सरकार ने इसका विचार किया। अब ये सवाल हो सकता है कि कई लोगों के मन में आ रहे हो कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत का गणराज्य लागू हुआ है, हम गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन आज ये संविधान दिवस क्यों? तो ये संविधान दिवस क्यों मनाते हैं, इसकी भूमिका मुझे लगता है कि मेरे हाथ में ये जो भारत के संविधान ये पुस्तक है, इस पुस्तक का जो पहला अध्याय भारत के प्रियम्बल जो इसकी उद्देशिका है, उस उद्देशिका के साथ जुड़ा हुआ है और मैं उस उद्देशिका को पढ़ के आप सबके सामने एक बार आप सबके सामने जरूर उद्धृत करूंगा, क्योंकि हर नागरिक को भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। भारत के संविधान की उद्देशिका जो भारत की संविधान की आत्मा भी है। केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि भारत के संविधान का ये मूल तत्व है, आत्मा है। ये भारत के संविधान की उद्देशिका कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब इसमें पहला संविधान का संशोधन 42वां किया गया था, जिसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज एक तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर के संपन्न हुआ, जिसको हमने आत्मार्पित किया। इसको लागू किया हमने 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि उसके बाद की औपचारिकताएं जो इसमें बची हुई थी, उन औपचारिकताओं पर भी मैं बात करूंगा कि इस संविधान को बनाते समय एंशिएंट इंडिया, जिसकी बात अभी डॉक्टर एपी जैन साहब कह रहे थे, सोनिया जी ने जिसकी चर्चा की कि भारत के संविधान, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारत का संविधान अलग अलग देश के कई संविधानों से लेकर के बनाया गया है। यह सच है, लेकिन यह अधूरा सच है। यह सही है कि हमने भारत के संविधान को बनाते समय देश अलग अलग, दुनिया भर के ऐसे 10 देश हैं जिन देशों के अनुभवों से हमने कुछ बातों को ग्रहण किया है, लेकिन यह ग्रहण करना भी इस भारतीय संस्कृति के मूल में ही छिपा हुआ है। भारत की वैदिक परंपरा में ऋग्वेद इस बात को लिखता है, ऋग्वेद की एक ऋचा है, अनव भद्राह कृत्वो यंतु विश्वता, हमारे लिए सभी ओर से कल्याणकारी विचार आए। यानी जो कुछ भी बाहर है, जो कुछ भी अच्छा है, उस अच्छे को हम ग्रहण करेंगे। ये भारत के वैदिक काल में हमारे रूट्स में है, हमारे भीतर है। तो जो कुछ भी अच्छा है, कहीं पर भी है, अच्छी बात को हम ग्रहण करेंगे। ये हमारे वेदों ने हमको सिखाया है और भारत के संविधान को बनाते समय हमने इस बात को ग्रहण किया। हमने आयरलैंड से भी लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी लिया, हमने कर्नाटक, हमने कनाडा से भी लिया, हमने अमेरिका से भी लिया, हमने ब्रिटेन से भी लिया। और जब लिया तो लेकर के ये नहीं था कि हमारे पास ये था नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जो कुछ भी कहीं अच्छा है वो सब ग्रहण किया जाना चाहिए। तो मैं भी आप सबसे कहूंगा कि जो कुछ भी आप सबके आसपास में अच्छा है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करिए। ये भारत के वैदिक ग्रंथ भी हमको सिखाते हैं और भारत का संविधान भी हमको इस बात की सीख देता है। आज भारत के संविधान दिवस पर हमें ये सबक सीखने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है। भारत के संविधान को जब बनाया गया तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा।
ये संविधान जब बाहर से ही लेकर के अलग अलग देशों से लेकर के लिख लेना था तो कम समय में लिखा जा सकता था, 2 4 5 लोग मिलकर के लिख सकते थे। कोई पुस्तक का लेखक तो एक ही लेखक होता है जो लिख डालता है, लेकिन भारत में इस बात को लिखने के लिए भी लगभग 300 मूर्धन्य विद्वान उस समय देश के जो लीडर्स थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था, जो देश के मन को जानते थे, देश की संस्कृति को, विचार को जानते थे, हमारे रीति रिवाज परंपराओं को जानते थे, उन सबने मिलकर के एक एक बात पर सप्ताह सप्ताह तक विचार किया है, महीनों तक विचार किया है, डिस्कशंस हुए हैं, प्रतिरोध हुए, अवरोध हुए, मत भिन्नताएं आई, और इन सब के बाद मत करके जो निकला वो भारत का संविधान निकला। और इसलिए भारत के संविधान को हम किसी भी धर्म ग्रंथ से भी ऊपर का दर्जा देते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ से ऊपर का दर्जा देते हैं ये कहना और फिर उसकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना, धर्म ग्रंथों में परिवर्तन नहीं हो सकता है, धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वो ही है। लेकिन भारत के संविधान ने हमको ये भी एक स्वतंत्रता दी कि भारत के संविधान में अगर कुछ युगानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है तो ये उसके लिए भी स्पेस क्रिएट करता है, और ये भारत के लोकतंत्र को स्थापित करता है। संविधान में परिवर्तन यानी इतने विचार विमर्श करने के बाद लिखा गया संविधान, और उसमें भी अगर आवश्यकता पड़े तो परिवर्तन किया जा सकता है, और देश ने 100 से ज्यादा परिवर्तन भारत के संविधान में संशोधन के रूप में किए हैं। यह भी भारत की उसी संस्कृति को परिलक्षित करता है जहां नित्य नूतन चिर पुरातन, यानी संविधान की मूल भावनाएं संविधान के साथ रहेंगी। संविधान का जो उद्देश्य है, जो मैंने उद्देशिका में पढ़ करके बताया है कि हमारी बंधुता की भावना, हमारे व्यक्ति की गरिमा की भावना, हमारे लिए समता की भावना, इनके साथ खिलवाड़ किए बिना युगानुकूल परिवर्तन जो आवश्यक होगा वो देश की संसद बैठ करके विचार करेगी, और विचार करने के बाद उसमें आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी, और देश की संसद इसी लोक से बन करके जाती है। यद्यपि लोकतंत्र शब्द जो है उसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कह लेते हैं, यद्यपि अंग्रेजी और हिंदी के अनुवाद में अंतर हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे धर्म का अंग्रेजी रूपांतरण रिलीजन नहीं होता है, वैसे ही डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण लोकतंत्र वास्तविक अर्थ में नहीं है। डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द से बना है, डेमोस। डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण, और क्रेसी मतलब हुआ व्यवस्था। जो जनसाधारण के लिए बनाई गई एक शासन की व्यवस्था उसको हम डेमोक्रेसी कह लेते हैं। लेकिन लोकतंत्र वास्तविक अर्थ में इसका वास्तविक रूपांतरण हो सकता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब ने बताया कि प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र में भिन्नताएं हैं। हिंदी भाषा में इस बात के लिए बहुत सारे स्पेस क्रिएट होते हैं। जैसे वैसे राष्ट्र, राज्य और देश में भिन्नताएं हैं। मोटे तौर पर, स्थूल तौर पर लगता है कि राष्ट्र जो है वही राज्य है, वही देश है, लेकिन राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है, राज्य एक राजनीतिक इकाई है, और देश एक भौगोलिक इकाई है। इन शब्दों के भीतर अंतर है, स्थूल रूप में एक दिखते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को जो मैं अपनी समझ से समझता हूं, अपनी स्थूल बुद्धि से समझता हूं कि लोकतंत्र में लोक का भाव है, लोक के लिए बनाया गया तंत्र, और लोक का मतलब केवल लोग नहीं है, केवल व्यक्ति इकाई नहीं है। लोक के लिए इस व्यक्ति की इकाई से संबद्ध जुड़ा हुआ पूरी पारिस्थितिकी, जल, जीवन, जंगल, सब कुछ उसके साथ जुड़ता है। और यह बात भारत के संविधान में आपको दिखाई पड़ेगी। भारत के संविधान की पुस्तक में आपको दिखाई पड़ेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में कैसे ये अपेक्षा की जाती है कि गोवध को रोकने के लिए भी कानून बनाए जाएं। अब ये तो मानवों से जुड़ा हुआ नहीं है, गोवध करना तो ये तो गाय से जुड़ा हुआ विषय है, तो भारत के संविधान में ये क्यों है? ये तो लोकतंत्र को व्याख्यायित करता है, लोकतंत्र के लिए बनाया गया है, तो गायों की चिंता क्यों है? इसलिए क्योंकि गाय भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन से जुड़ती है, और हमारी संस्कृति में, हमारी रूप परंपराओं में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे जीवन पद्धति में उसका एक हिस्सा है, और इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ने उसको ग्रहण किया है, भारत के संविधान ने उसको ग्रहण किया है। ऐसे ही पर्यावरण के संदर्भ में, जंगल के संदर्भ में, जल के संदर्भ में, इन सबके संदर्भ में आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट में और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में यह बात आपको दिखाई पड़ेगी। यानी लोकतंत्र में हम पूरे लोक की चिंता करते हैं, पूरे लोक के लिए, उसमें जो हमारे, जिनमें अंदर जीवन हम मानते हैं और जिनमें जीवन नहीं है,
लेकिन वो पारिस्थितिकी का हिस्सा है। उन सबकी चिंता करने का काम लोकतंत्र करता है। और इसीलिए इस लोकतंत्र की जब हम कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब इस बात को कहते हैं तो कुछ लोग आपत्ति करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो कुछ विचार के लोग हैं, पश्चिम विचार के लोग, वही बात कहते हैं कि नहीं, भारत में तो लोकतंत्र अंग्रेजों के आने के बाद से आया है। उसके पहले तो भारत विभाजित था, अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ था। भारत में राजतंत्र की व्यवस्था थी। भारत में लोकतंत्र कहां रहा है? लोकतंत्र तो अंग्रेजों ने दे दिया है। मुगल शासक कहते हैं कि हमने दे दिया है। लेकिन भारत में लोकतंत्र की जड़ें भीतर से गहरी थी, पहले से थी। ये बातें ऋग्वेद में मिलेंगी आपको। और आप जब ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में आपको 40 बार उल्लेख मिलेगा गणतंत्र का। आपको 40 बार उल्लेख मिलेगा। 9 बार आपको अथर्ववेद में उल्लेख मिलेगा कि लोकतंत्र है। यानी लोकतंत्र कोई हजारों वर्ष पहले जब लोगों ने बोलना, लिखना, पढ़ना, कपड़े पहनना नहीं सीखा था, तब भारत में लोकतंत्र की बात थी। तब भारत में जनपदीय व्यवस्थाएं थी। ये बात सम्राट अशोक के समय में भी है। ये बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है। और ये बात आपको भगवान बुद्ध के पिता सुयोधन के, जिनका राज्य ये नेपाल बॉर्डर के पास में, सिद्धार्थनगर गोरखपुर के पास में आपको दिखेगा, तो उनके समय में भी थी। और ये बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कालखंड में भी थी। ये बात हमको हमारे पौराणिक ग्रंथों में दिखाई पड़ती है कि जहां लोक का सीधा हस्तक्षेप राजा पर है, यानी राजशाही की व्यवस्था जब से हम पर लागू हुई है, तब भी राजा पर अंकुश धर्मशास्त्रों का था, धर्मदंड का था, गुरु व्यवस्था का था, और दरबार जो जिसको सभा कहते थे, उस सभा का था। आप सब में बहुत सारे लोगों ने फिल्म देखी होगी बाहुबली। मैं इसलिए बहुत आधुनिक उदाहरण से आपको याद दिलाऊंगा, आप सबकी स्मृति में जल्दी याद हो जाएगा। उसमें एक फिल्म में एक हिस्सा आता है जहां पर ये रानी के द्वारा कहा जाता है कि राजतंत्र के राजशाही के व्यक्ति के द्वारा गलती हुई है, धर्मगुरु देखिए इसमें कि क्या व्यवस्था है। और वो पुस्तक निकालते हैं और देखकर कहते हैं कि अगर राज सत्ता में बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा अपराध हो जाता है तो उसके लिए ये दंड विधान है। यानी राजा भी निरंकुश नहीं है, राजा पर भी एक विधान लागू होता है। ये भारत के उसी एंशिएंट इंडिया का, भारत के उसी पौराणिक ग्रंथों में जो हमारी कहानियां हैं, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको हमने देखा है, ये उसी को परिलक्षित करता है सिनेमा में, मीडिया में, जिसको हमने देखा है। तो भारत में इस लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी है, ये और विस्तार से भी डॉक्टर पवन पुत्र बादल जी बताएंगे। लेकिन इस लोकतंत्र के मायने क्या है? इस लोकतंत्र के अगर नहीं होगा लोकतंत्र, तो जैसे अभी आपने कहा कि टेकन फॉर ग्रांटेड कई बार लेते हैं हम लोग, लोकतंत्र नहीं होता है तो क्या होता है? हमने देखा है देश में आपातकाल का भी समय, जब लोकतांत्रिक अधिकार हमारे छिन जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस लोकतंत्र की वैल्यू कितनी है। कई बार लगता है कि भारत के संविधान दिवस पर हम क्यों बात करें, हमारा विषय नहीं है। और विशेषकर चिकित्सकों को तो और लग सकता है, क्योंकि बहुत विशुद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। इस पाठ्यक्रम में बिल्कुल अलग हमारे पढ़ने की व्यवस्था है। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये तो विधि के विद्यार्थियों का विषय है, आर्ट्स के बच्चे पढ़े इसको, हम क्यों पढ़े, हमारा विषय नहीं है ये। लेकिन हर देश के नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने इस लोकतांत्रिक अधिकारों को, अपने लोकतांत्रिक कर्तव्यों को, हम इस पूरे लोकतंत्र की संरक्षा को, हम भारत के संविधान को हम जरूर पढ़ें और समझें। और मैं इसलिए आप सबसे आग्रह करूंगा, आप सबने जिन्होंने पढ़ा है अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो लोकतंत्र के हमारी इस पूरी पद्धति को, प्रवृत्ति को समझने के लिए ये भारत का संविधान अलग अलग लेखकों के द्वारा बहुत छोटे में भी, कम पृष्ठों में भी उपलब्ध है अलग अलग। तो आप इसको जरूर खरीद करके इसके 4 विशेष तौर पर अवयव को जरूर देखें। एक जिसको मैंने, जिसका उल्लेख यहां पर किया है, जो प्रियम्बल है। दूसरा, भारत के जो मूल अधिकार है, जो भारत के संविधान ने हमें अपने मूल अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, इन फंडामेंटल राइट्स को जरूर पढ़िए। और फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़िए तो उसके साथ साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, अनुच्छेद 51 का, उसको भी साथ साथ में जरूर देखिए। मुझे लगता है हर नागरिक के लिए आवश्यक है कि वो अपने अधिकार जाने और अधिकार के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को भी जाने। और तीसरा, राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी पढ़िए, ताकि आप जब वोट करते हैं ना, वोटिंग राइट आपके पास है, वोट करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या कहता है भारत के संविधान का, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी गवर्नमेंट चल रही है क्या, हमारी सरकारें उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं क्या, और नहीं बढ़ रही हैं तो आपके बारे में, इस बारे में चिंतन करने का अधिकार आपको है, आपका वोटिंग राइट है आपके पास। तो ये 4 बातें मुझे लगता है कि उद्देशिका, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट,
ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जरूर आप सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। भारत के संविधान दिवस को मनाते समय मुझे लगता है कि अगर ये सबक भी हम सीखते हैं तो इस कार्यक्रम की उपादेयता होगी। मैं कुछ बातों को और आपके सामने रखूंगा। भारत का संविधान जब बन रहा था तो भारत का संविधान लिखा गया। लिखने के बाद भारत के संविधान को लेकर के पंडित नेहरू ने उस समय कहा कि भारत के संविधान की हस्तलिपि जो उसको लिखा गया वो हाथों से लिखा गया। तो हस्तलिपि इसकी जो बनी है, ये जो इसकी पांडुलिपि तैयार हुई है, इसको डेकोरेट करना चाहिए, इसको सजाना चाहिए, इस पर कुछ चित्र अंकित किए जाने चाहिए। तो इस बात को लेकर के वो शांति निकेतन के नंदलाल बोस जी से आग्रह करते हैं कि नंदलाल बोस जी आप इसको सजाइए। शांति निकेतन के अच्छे चित्रकार व्याख्याकार थे। तो नंदलाल बोस जी ने एक 22 अध्याय का ये जो हमारा संविधान है, इन 22 अध्यायों पे हर अध्याय के पहले कुछ चित्रों से डेकोरेट किया है। आप सबको कभी अवसर मिले तो भारत के संविधान की मूल प्रति को विजिट करिए। ये तो पुस्तक है, ये पुस्तक अलग अलग प्रकाशकों के द्वारा इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है। उन पुस्तकों को मैं संविधान नहीं कह रहा हूं, संविधान की जो मूल प्रति है, तो संविधान की कॉपी है, फोटो कॉपी है। आप जो संविधान की मूल प्रति है, मूल प्रति को देखेंगे तो आपको मूल प्रति में बहुत प्रकार के चित्र दिखाई पड़ेंगे और उन चित्रों को देखिए, समझिए तो आपको भारत की संस्कृति के रूट्स दिखाई पड़ेंगे, उसकी जड़ें दिखाई पड़ेंगी। जैसे पहला जो चैप्टर है, पहले चैप्टर में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक चित्र बैल का बना हुआ है। वो पहला चित्र है पहले अध्याय पर। अब जब अगले अध्याय पर जाते हैं तो आपको आश्रम पद्धति, भारत में जो गुरुकुल व्यवस्था है, उस गुरुकुल व्यवस्था का चित्र आपको दिखाई पड़ेगा जो भारत के एंशिएंट इंडिया को दिखाई देगा। भारत की प्राचीन व्यवस्था शिक्षा की कैसे थी, वो बात आपको अध्याय 2 में दिखाई पड़ेगी। आप जब अगले अध्याय 3 की तरफ बढ़ते हैं, इस बात को लेकर के आजकल यदि मैं कहूंगा तो लोग कहते हैं विवादित हो जाती है ये बात कि भारत के संविधान पर जो लोग कहते हैं कि सेकुलर संविधान, हाँ संविधान सेकुलर की अपेक्षा करता है, लेकिन जो भारत का मूल तत्व है उसको नकारता नहीं है। भारत का संविधान उसको स्वीकार करके चलता है। आप भारत के संविधान की मूल प्रति का अध्याय 3 जब देखेंगे तो उसके पहले जो चित्र बना है वो चित्र भगवान राम का है। वो भगवान राम जिनकी जन्मभूमि के लिए हमको लंबी लड़ाई कानूनी लड़नी पड़ी, वो भगवान राम का पुष्पक विमान से लौटते हुए का चित्र है। मां सीता को लेकर के वो साथ लौट रहे हैं पुष्पक विमान से, उसका चित्र आपको अध्याय 3 पर मिलता है। आगे बढ़ेंगे आपको भगवान कृष्ण का चित्र मिलेगा। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, गीता का संदेश, वो गीता का संदेश जो दुनिया भर बहुत मान रही है, जिसको लेकर के भारत के भीतर सवाल खड़े कर लिए जाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जिसको माना जा रहा है। और इस्कॉन की व्यवस्थाओं ने तो आज दुनिया भर में उसको बहुत और लोकप्रिय बनाया है। तो वो भारत में गीता का संदेश देते हुए आपको अध्याय 4 में दिखाई पड़ेंगे, महावीर दिखाई पड़ेंगे आपको। भारत की आत्मा को परिलक्षित करते हुए आपको भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए आपको चित्र के रूप में दिखाई पड़ेंगे। आपको सम्राट अशोक दिखाई पड़ेंगे, आपको विक्रमादित्य दिखाई पड़ेंगे, नालंदा का विश्वविद्यालय दिखाई पड़ेगा कि भारत कैसे ज्ञान की धरती है। ये भी भारत के संविधान पर आपको नालंदा के चित्र दिखाई पड़ेंगे। भगवान नटराज की छवि आपको दिखाई पड़ेगी, उनकी एक प्रतिकृति बनी है भगवान नटराज की। यानी जो हमारे मूल में है वो सारी बातें हमारे भारत के संविधान की मूल प्रति पर अंकित हैं। ये बातें मुझे लगता है हम सबको जानने समझने की आवश्यकता है और इसलिए जो एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है, जो भारत को भारत की आत्मा से दूर करने का प्रयास किया जाता है, जो बार बार ये याद दिलाने की, समझाने की कोशिश की जाती है कि भारत को जो कुछ भी मिला है वो अंग्रेजों से मिला है। उनको बताने की जरूरत है कि भारत का जो कुछ भी है वो हमारा है और हमने दुनिया को दिया है। हमने लिया नहीं है, हमने दिया है और हम लेने में संकोच भी नहीं करते। हमने तो कहा, ऋग्वेद से सीखा है हमने कि जो कुछ भी बाहर अच्छा है वो हम लेंगे, लेकिन सर्वस्व अच्छा हमारे पास है। इस बात का विश्वास, इस बात का आत्मज्ञान और इस बात का स्वाभिमान करने की आवश्यकता आपको है। मुझे लगता है कि आज के लिए यह संविधान दिवस इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं जिनके भीतर, नागरिकों के भीतर उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है। और यह बात सच है कि स्वतंत्रता की बेड़ियों में हमने, जब हम पर गुलामी आई तो उसका हमारे मन मस्तिष्क पर असर पड़ा, लेकिन जब जब हमने अपनी चेतना को याद किया है तो भारत ने कमाल करके दिखाया है। और हमने कमाल किया है अभी इस कोविड काल में, आप सब ने किया है कमाल। आप सब उसके साक्षी बने कि भारत ने कैसे इतने कम समय में अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की, और न केवल विकसित की, इतने बड़े जनसमूहों को हमने उस वैक्सीनेट कर दिया। और केवल भारत में नहीं वैक्सीनेट कर दिया,
भारत की वैक्सीन हमने दुनिया के उन तमाम ऐसे देशों को भी पहुंचाने का काम किया जो वास्तविकता में उस समय इन कातर दृष्टि से तमाम उन विकसित देशों की तरफ देख रहे थे, अमेरिका की तरफ, जर्मनी की तरफ, कि हमें भी कोई वैक्सीन देगा। लेकिन भारत ने इस पीड़ा को भी महसूस किया, यानी हम अपनी पीड़ा का भी समाधान किया और दूसरे की पीड़ा का भी समाधान किया। ये भारत के मूल तत्वों से निकल करके आता है और ये भारत के स्वाभिमान से आता है, ये भारत के आत्मज्ञान से आता है। और इसलिए भारत के संविधान दिवस पर वो जो हमारा पुराना है, हम उस पुराने को याद करें, हम उससे अपने प्राचीन को याद करें। आज के अवसर पर मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबने बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।